हाय गाइज, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब। हम लोग कल कुछ टर्मिनोलॉजी देखे थे यानी शब्दावलियाँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग समुच्चयन, संवर्धन, तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा और व्यवकलित घटा देखे थे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्यामिति। क्या सीखने वाले हैं? ज्योमेट्री। तो जो ज्यामिति है, जो ज्यामिति है ये गणित की एक शाखा है। ज्यामिति बोले तो रेखा गणित, ये गणित की एक शाखा है। इसमें हम रेखाओं और उनके गुणों, स्वभाव, कोण का अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग इस ज्योमेट्री में हम लोग बिंदु देखेंगे। क्लियर? तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इस ज्योमेट्री वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग आज बिंदु देखें, यानी पॉइंट। चलो बताओ, बिंदु किसे कहते हैं? बताइए, बिंदु किसे कहते हैं? सभी लोग बताओ, बिंदु किसे कहते हैं? नौटंकी शुरू हो गया। हाँ, हम पूछ रहे हैं कि बिंदु किसे कहते हैं तो कुछ और बता रहे हो। हाँ, चलो बताओ बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए, जो पॉइंट है यानी जो बिंदु है, ऐसे मत कहिए भाई कि बिंदु शर्मा जी के बेटी है, ऐसे मत बोला करें। जो बिंदु है इसको कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन देखो इसको हम अपने रूप से डिफाइन कर रहे हैं। जो बिंदु है एक प्रकार का वृत्त है। क्या है जी? एक प्रकार का वृत्त है। ये वृत्त है ना, तो जो बिंदु है एक प्रकार का वृत्त है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। देखो ना, अब इसकी त्रिज्या शून्य हो गई तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बिंदु बोल देंगे। देखो जैसे ये वृत्त है, बताओ इसकी त्रिज्या कुछ है। चलो अब इसकी त्रिज्या और कम कर दें। क्लियर? इसकी त्रिज्या और कम कर दे, 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 तो फाइनली हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए ना। बोलो, फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए। तो इसी को क्या करते हैं? बिंदु कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वृत्त है एक प्रकार का वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी होती है? शून्य होती है। क्लियर? तो आप लोग प्यार से बोल सकते हैं कि जो बिंदु है एक प्रकार का क्या है? आओ देख लेते हैं। एक प्रकार का वृत्त है। क्या है जी? एक प्रकार का वृत्त है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। बोल सकते हैं होती है। बात समझ में आई? तो आज की बात आपसे कोई पूछेगा तो ये बोल सकते हैं कि वृत्त एक प्रकार का बिंदु यानी पॉइंट एक प्रकार का वृत्त है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है। क्लियर? अब देखो कुछ इसके पॉइंट नोट करते हैं। पॉइंट ये है कि जो बिंदु है ना, इसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होता है। क्या जी? जो बिंदु है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या जी? बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं?
तो सर बिंदु एक प्रकार का वृत्त है जिसकी त्रिज्या 0 होती है। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होता है, अतः इसको पेपर पर या व्हाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं। एक बार सीटेट में ये पूछा गया था कि इसमें से किसको हम पेपर पर नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं पेपर पर, बिंदु को पेपर पर लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब आओ, बिंदु के बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ये कंफर्म हो गया ना? आओ इसके बाद हम लोग देखते हैं संरेख। क्या? संरेख। आओ क्या देखने वाले हैं? संरेख। बिंदु, कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? कोलिनियर। आओ देखो कोलिनियर होता क्या है। जब, आओ इसका डेफिनेशन देखते हैं। कोलिनियर किसे कहते हैं? जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से, कोई मान लीजिए कि आप पॉइंट ले लिए, ठीक है, कोई पॉइंट ले लिए, ठीक है, और इनसे यदि आप कोई रेखा खींच सकते हैं, क्लियर, इनसे कोई रेखा खींच सकते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे कि ये क्या है? कोलिनियर है। क्या हुआ है जी? कोलिनियर। बात समझ में आई? तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं से होकर कोई रेखा गुजरती है तो उनको क्या बोला जाता है? कि ये कोलिनियर है। कन्फर्म? तो कोलिनियर का आप लोग डेफिनेशन देखें, बोलो। देखो, 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेख कहते हैं। क्या? 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को क्या बोलते हैं जी? संरेख कहते हैं। कब? यदि इन सभी बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सके। क्लियर? अगर आपके पास बहुत सारे, क्लियर, यदि आपके पास बहुत सारे बिंदु हैं 3 या 3 से अधिक, तो उनको कब संरेख कहेंगे? जब उनसे होकर कोई रेखा खींची जा सके। बात समझ में आई? तो संरेख यानी कोलिनियर, 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेख कहते हैं। कब? यदि इन सभी बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सके। बात समझ में आई? आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि संरेख किसे कहते हैं। याद देगा कि इनमें से कौन सा संरेख का डेफिनेशन है। 4 ऑप्शन रहेंगे। तो संरेख किसे कहते हैं? 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेख कहते हैं यदि इन सभी बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सके। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। क्लियर? आओ देखो लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो 2 बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है। जैसे सपोज यू हैव 2 पॉइंट, दिस एंड दिस। अगर इसको अगर मिला दिए, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। यानी 2 बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है, लाइन सेगमेंट। आओ इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसको देख लिया जाए। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, देख ही रहे हो, एक अंतिम बिंदु ये है और एक अंतिम बिंदु ये है। इसके 2 अंत बिंदु हो गए। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, फिक्स है कि इतना है, ठीक है ना। कोई बोले कि 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए तो 3 सेंटीमीटर। अगर कोई बोलेगा कि 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए तो ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। बताओ, बात समझ में आई? तो इसका एक निश्चित लंबाई होता है। अगर इसका निश्चित लंबाई है तो इसको हम लोग पेपर पर लिख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं। बात समझ में आई? आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। किरण रे। आओ देखते हैं। किसी रेखाखंड को किसी एक दिशा में, ठीक है ना, मान लो कि कोई रेखाखंड है,
अभी देखे हैं ना कि दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो रेखाखंड प्राप्त होता है। क्लियर? किसी रेखाखंड को किसी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि दो बिंदु हैं, इसको मिला दिए तो क्या मिल गया हमको? रेखाखंड मिल गया। इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। जब इसी को एक दिशा में अनंत तक बढ़ा दिए, अनंत तक बढ़ा दिए, जहां तक संभव है, ठीक है ना, बहुत संभव, अनंत तक संभव है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे लल्ला, बता तो दो। तो इसको बोला जाएगा किरण, यानी रे। बात समझ में आई? तो किसी रेखाखंड को एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है। अच्छा, किरण की अनिश्चित लंबाई होती है, इसका लंबाई फिक्स नहीं होता है। किसी भी किरण का लंबाई फिक्स नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक दिशा में बहुत दूर तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग बताओ पेपर पर लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आई? इसको व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ये इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ये इतनी लंबी होती है कि पूरी पृथ्वी कम पड़ जाएगी अगर इसको बढ़ाने लगे तो। बात समझ में आई? आओ नेक्स्ट देखते हैं रेखा। क्या जी? रेखा यानी लाइन। रेखा, लाइन। एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में, ठीक है जी, किरण को तो बस एक दिशा में अनंत तक बढ़ाए थे ना, अब देखो रेखा को दोनों दिशाओं में ऐसे, बात समझे, दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाओगे। यदि किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर रेखा प्राप्त होता है। बात समझ में आई? देखो ना, ये हमारा क्या बोला अल्लाह, तो सर इसको बोलेंगे रेखाखंड। दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है, तो मिला दिए। अब इसको इधर अनंत तक बढ़ा दो, क्लियर, और इसको इधर अनंत तक बढ़ा दो, तो इसको क्या बोलेंगे? रेखा। क्लियर? ये दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ी फैली होती है। बात समझ में आ गया? अब देखो रेखा अनिश्चित लंबाई की होती है, इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं है कि ये कितनी होगी, ये अनंत तक बढ़ी रहेंगी। बात समझ में आ गया? तो जब ये अनंत तक बढ़ी रहेगी तो ये बताओ इसको पेपर पर लिख सकते हो? नहीं। व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं? नहीं। हम मान लेते हैं कि इतना है, ठीक है ना, इसको दर्शाने के लिए ये बस हम लोग काम कर रहे हैं। अगर चाहें इसको लिखना पेपर या व्हाइट बोर्ड पे कहीं पर भी, तो हम लोग इसको लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये असीमित रूप से अनंत तक क्या होती है? बढ़ी होती है, फैली होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? संगामी रेखाएं, कंकरेंट लाइन। कोई बताएगा क्या कि संगामी रेखा किसे कहते हैं? बताओ, कंकरेंट लाइन किसे कहते हैं, संगामी रेखा किसे कहते हैं? तो आओ बताते हैं संगामी रेखा किसे कहते हैं, कंकरेंट लाइन। देखो, यदि तीन रेखाएं, ठीक है, ये तीन रेखा हो गई, बताओ ना जरा, बता तो दो, हो गई क्या जी? ये तीन रेखाएं हो गई, तो इन तीनों रेखाओं को संगामी रेखा कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सारे के सारे देख रहे हो इसी बिंदु से होकर जा रही हैं। तो संगामी रेखा किसे कहते हैं? तीन रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं, ठीक है। कब? जब वे क्या, जब वे तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से जाए या गुजरे। स्क्रीनशॉट ले लो संगामी रेखा का डेफिनेशन का, कि संगामी रेखा किसे कहते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं संगामी रेखा कहलाती हैं। क्या? तीन या तीन से अधिक रेखाएं संगामी रेखा कहलाती हैं। कब?
यदि वे सभी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। आपके पास 3 लाइन्स हैं, इनको कंकरेंट लाइन कब बोलेंगे? जब ऑल 3 आर मोर देन 3 लाइन्स पासेज थ्रू ऑफ सेम पॉइंट। क्लियर? तो 3 या 3 से अधिक रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं कब? जब वे सारी की सारी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, तो ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जहाँ कोण और उनके प्रकार। सबसे पहले ये बताओ कोण किसे कहते हैं, बताओ। तो देखो बहुत सारा डेफिनेशन दिया जा सकता है, तो हमसे सुन लो। जब 2 किरण घूमते घूमते किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच जो आकृति बनता है उसको कोण कहते हैं। कैसे सर? आओ देखो। मान लो कि एक किरण ये हो गई और दूसरी किरण ये हो गई, ठीक है। तो ये घूमते घूमते एक बिंदु पर मिल गई, तो इनके बीच ये आकृति बन गया ना, तो इसी को क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, ठीक है। तो जब 2 किरण घूमते घूमते किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच जो आकृति बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोण, यानी एंगल। अब इनके प्रकार हैं, देखो जो इम्पोर्टेंट इनके टाइप्स हैं यहाँ पर हम लिख चुके हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक बातें समझो। मान लो कि हम लोग किसी ट्रेन में एंट्री मारे, क्या किसी ट्रेन में एंट्री मारे और बहुत भीड़ भाड़ हो, बात समझे। किसी ट्रेन में हम लोग एंट्री मार रहे हैं और उसमें बहुत भीड़ है, तो भाई तो जगह तो मिलेगा नहीं, कहीं जगह तो होगा नहीं। तो हम लोग जाके सबसे पहले क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया थोड़ा जगह मिल जाएगा, दीदी थोड़ा जगह मिलेगा, बहन जी थोड़ा जगह मिलेगा, ए भैया जगह मिलेगा, बोलो ना। तो हम लोग सबसे पहले जाके रिक्वेस्ट करते हैं। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं जी? रिक्वेस्ट करते हैं, यानी झुकते हैं ऐसे कि जगह मिलेगा, ठीक है ना। तो जब रिक्वेस्ट आप किए तो उस समय आप एकदम न्यूट्रल हैं, है ना, यानी उस समय बनेगा न्यून कोण, यानी एक्विट एंगल। क्या बनेगा जी? एक्विट एंगल। जब किसी ट्रेन में आप एंट्री कर रहे हैं तो जाके आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा जगह मिलेगा, तो इसका रूप इस प्रकार का रहता है। ये न्यून कोणों का शेप है, आकार है। बातें समझ गए? यानी जो थीटा होगा, जो कोण का मान होगा न्यून कोण में, वो 0 अंश से अधिक होता है और 90 अंश से कम होता है। न्यून कोण का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से अधिक और 90 अंश से कम रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। चलिए रिक्वेस्ट किए आपको अब सीट मिल गई, तो बहुत भीड़ भड़ाक है भाई, आपको सीट मिल गई तो कैसे बैठेंगे? एकदम ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे ना, बताओ ना, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, किसी से किसी का बॉडी टच ना हो ना, ऐसे बैठ गए आप सीधा स्ट्रेट, तो इसको बोलेंगे समकोण। आप ट्रेन में एंट्री मारे, रिक्वेस्ट किए, न्यून कोण, जगह मिल गई, एकदम सीधा बैठोगे ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, 90 डिग्री। तो वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसको समकोण बोलते हैं, और इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसी पे तो पाइथागोरस चाचा वाला प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगता है? समकोण त्रिभुज पे लगता है। तो यहीं से जब ऐसे कर देंगे तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, है ना, यानी समकोण पे लगता है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। आओ, अब आपको जगह मिल गई है, आप सीधे बैठे हैं, तो कुछ देर बाद आप लोग क्या करते हैं? कुछ देर बाद क्या करते हैं जी? पैर फैला लेते हैं ना, थोड़ा आराम के मुद्रा में आ जाते हैं। लो पैर फैला लिए तो कुछ ऐसा शेप बन जाता है। क्लियर?
अब ऐसे आराम लेने लगे। क्या सही बोल रहे हैं ना? तो इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या होता है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है लल्ला, कि जो थीटा होता है यानी जो कोण का मान होता है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। अधिक कोण में क्या होता है, थीटा का मान जो होता है, जो कोण का मान होता है 190 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सरल कोण, इसको रिज कोण भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसमें क्या होता है जी, अब देखो रिक्वेस्ट किए, जगह मिला, सीधा बैठे फैले। अब कुछ देर बाद होगा क्या कि जगह पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा, जो पहले से लोग चढ़े हैं उतरेंगे, तो आप अब पूर्ण रूप से लेट जाएंगे ना जी। जब जगह मिला तो आप मानने वाले थोड़े हैं, अब लेट जाएंगे। क्लियर? तो ये जो एंगल हुआ ये कितने का हुआ, 180 डिग्री का। तो सरल कोण यानी रिज कोण यानी स्ट्रेट एंगल में एंगल कितने का बनता है, 180 अंश का। उसके आगे चलते हैं। अगला है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। कभी कभी इस शब्द का भी यूज करता है, तो ध्यान दो, इस प्रतिवर्ती को ध्यान दे दो। प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, इसमें जो कोण का मान होता है 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। प्रतिवर्ती कोण का मान कितना होता है सर, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से क्या होता है, कम होता है। तो इसको बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण बनता है। अब क्या हुआ, आपको बहुत दूर तक जाना है, जगह मिला है, अब सुबह का समय होने वाला है, अब ठंड लगने लगी, तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अपने शेप को ऐसे टिल्ट करने लगेंगे ना जी। अब मोड़ने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे ताकि ठंडी कम लगे। क्लियर? उसके बाद आता है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं भाई, पूरा एक चक्कर मारकर एकदम ऐसे होकर सो लेते हैं। ठीक है? तो जब एक चक्कर लगा दिए तो इसमें कितने एंगल का बन जाएगा, तो सर 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो क्या ये बातें समझ में आई सभी को? बोलो। तो सबसे पहले हम लोग देखें न्यून कोण, फिर अधिक कोण, सम कोण, अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल, उसके बाद बृहत कोण देखें और फिर देखें हम लोग संपूर्ण कोण देखें। आइए कुछ अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे पूरक संपूरक क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये कोणों का युग्म होता है ना जी। आइए देखते हैं कोणों का युग्म, पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, पेयर्स ऑफ एंगल्स या पेयर ऑफ एंगल, है ना। तो इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लेकिन आओ पहले देख लेते हैं, पूरा थ्योरी देख लिया जाए। तो कोटिपूरक कोण, इसको पूरक कोण भी बोलता है, कोटिपूरक को पूरक कोण भी बोलता है। और दूसरा होता है संपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? तो देखो इसमें क्या होता है, यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसको कोटिपूरक या पूरक या कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो कोणों को जोड़कर यदि 90 अंश बना दिए तो उसको पूरक बोलेंगे या कोटिपूरक बोलेंगे या कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, है ना। अगला क्या है, यदि दो कोणों के मापों का योग 360 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे जी, 180, कितना, 180 अंश। क्लियर? कितना हो, 180 अंश हो तो उसको क्या बोला जाएगा बालक, बताओ? संपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, तो कोणों के युग्म में यानी पेयर ऑफ एंगल में दो होता है, एक कोटिपूरक एक संपूरक, पूरक संपूरक, कोटिपूरक संपूरक। ठीक है ना। तो पूरक में क्या होता है या कोटिपूरक में क्या होता है कि दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है और संपूरक में कितना होता है
180 अंश। इन सब पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लेकिन बाद में, है ना। आइए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि पॉइंट क्या है। आइए देखते हैं आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। तो देखो बालक, एडजेसेंट एंगल के दो कंडीशंस होते हैं, क्लियर। एक ही शीर्ष बिंदु हो, ऐसा कोण, ऐसे दो कोण, ठीक है ना। अब देखो, एक तो आपका AOB हो गया और एक BOC हो गया, तो इन दोनों का एक ही शीर्ष है कि नहीं, बताओ। इन दोनों कोणों का, कोण AOB और कोण BOC, इन दोनों का एक ही शीर्ष बिंदु है, एक ही शीर्ष बिंदु हो। जब दो कोण है और उन सबका एक ही शीर्ष बिंदु हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी कॉमन। तो देखो ना, दोनों के लिए कॉमन कौन सी भुजा हो जा रही है, इस भुजा को कॉमन कर लिया जाए, इसको कॉमन कर लोगे, बोलो। ये जो सांप वाली भुजा है, जिस पे सांप चल रहा है, जिस भुजा पे, ये ब्लैक कोबरा, तो ये उभयनिष्ठ हो गया कि नहीं दोनों के लिए, बताओ। AOB और BOC दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया, है या ना। तो आसन कोण में क्या होते हैं कि ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और दोनों में एक भुजा कॉमन हो, तो वैसे कोण को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। क्या बोलते हैं जी, आसन्न कोण। आइए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। आइए देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बालक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोणों को, आमने सामने के कोणों को, इसके सामने क्या है ये, इसके सामने क्या है ये, तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोणों को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और आओ एक नोट लिखो प्रीति जिंटा वाला शीर्षाभिमुख कोण में, कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल A1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये, या इसके बराबर ये, और एंगल 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल 2। बात समझ में आई। कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 4 बराबर कोण 2। तो क्या होता है बालक, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बात समझ में आई। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, को पॉइंट क्या है। आइए देखते हैं, यदि दो, देख सबसे पहले रेखीय युग्म यानी लीनियर पेयर, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो कोणों के इस युग्म को रेखीय युग्म कहते हैं। जैसे देखो ना, डेफिनेशन से इम्पॉर्टेंट, इसको समझना ज़्यादा है। इसका और इसका योग अगर 180 डिग्री हो गया, क्लियर, तो इसको रेखीय युग्म बोलते हैं। देखो, कोण AOB प्लस कोण BOC, AOB मतलब ये और BOC ये, इसका योग अगर 180 हो जा रहा है तो इसको रेखीय युग्म यानी लीनियर पेयर कहेंगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये बालक है कि मान लो कि ये कोई लाइन है, इस पे अगर कोई ऐसे एक और इस पे कोण बना दिए तो इसका और इसका योग 180 अंश होता है। चाहे इस पे जितना भी एंगल बना दो, चाहे जितना एंगल बना दो, जितना, इन सारे के सारे एंगलों का योग कितना होगा, 180 अंश। आइए अगला पॉइंट देखते हैं,
जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो क्या होता है। तो अगला पॉइंट है कि जब दो समांतर रेखाओं, आइए देखते हैं, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, इसका यूज पूरे ज्योमेट्री में होता है। तो आओ ध्यान से देखते हैं। क्लियर, आइए, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स वाले। देखो ये और ये रेखा L और रेखा M क्या है, पैरेलल लाइन है, और इसको N एक रेखा है जिसको हम N नाम दिए हैं, कट कर रही है। क्लियर। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, फिर एकांतर कोण बराबर होते हैं, और उसके बाद अंतः कोण का योग 180 अंश होता है एक ही ओर के। आइए देखते हैं कि ये संगत कोण कहाँ कहाँ पे हैं और एकांतर कोण कौन है और अंतः कोण कौन है। जैसे देखो, अगर इसको हम आधे से डिवाइड कर दें, क्लियर, तो देखो अब इस फिगर से इसको जब मैच कराएंगे तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 3 है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 4 है, जहाँ पे 8 है, 6 है, 7 है, 5 है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे संगत कोण। बात समझे। जबकि इसको दो बराबर भागों में बांट दोगे और कंपेयर करोगे तो सेम स्थान पे जो जो दिखेगा वो उसका संगत कहलाएगा, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। बात समझ में आई। तो संगत कोण बराबर होते हैं, हम प्यार से बोल सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3, देखो ना यहाँ वाला और यहाँ वाला, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 8 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 5, इसको हम बोल सकते हैं। यही इसके संगत कोण हो गए। अब आओ, एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखो ना, इसका एकांतर ये हो जाएगा और इसका एकांतर ये हो जाएगा। उसी प्रकार ये अंतः एकांतर बोले जाएंगे, इसको हम लोग अंतः एकांतर, ये अंदर है ना तो इसको अंतः एकांतर कोण बोलेंगे। और देखो 8 का 6 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इसको बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे। तो 8 का 7 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आओ, 8 का 4 हो जाएगा, डार्क कर दे रहे हैं, और 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एकांतर कोण भी बराबर हो गए। इसको अंतः एकांतर कोण बोलेंगे और इसको बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे, है ना। अब ये देखो, अंतः कोण का योग 180 अंश होता है एक ही ओर के। देखो ना, इसके अंतः कोण ये होगा, 2 का क्या हो जाएगा सर, 2 का 3 हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी प्रकार एंगल 7, क्लियर, एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आई, बता तो दो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे आज हम लोग पूरा थ्योरी देख लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सारी के सारी थ्योरियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी, और इतना अगर सीख लिए ना तो ज्योमेट्री में आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। जहाँ से चाहेंगे वहाँ से ज्योमेट्रिकल फिगर को सॉल्व कर लेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इन्हीं सारे कंसेप्ट का यूज अदर में भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। कल इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जितनी भी थ्योरी हम लोग देखें तो उस पे हम लोग कल क्या देखने वाले हैं बालक, कल हम लोग उस पे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आप लोग, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करने को बोलिए। तो फिर मिलते हैं कल इसके क्वेश्चनों के साथ। बाय।